मेरे पिताजी उस दिन भी जॉब पे थे और अचानक एक ऐसी घटना होती है जिसने हमारे पूरे परिवार को कई दिनों के लिए हिला कर रख दिया। मेरे पिताजी को कुछ लोग लेके आए तो ये समझ में आया कि पूरा शरीर उनका जल चुका है और आज मुझे बताते हुए थोड़ी सी प्रॉब्लम है, पर मैं फिर भी ये चीज़ शेयर करना चाहूँगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रविंद्र कुमार शर्मा है और मैं राजस्थान के जयपुर ज़िले के एक छोटे से गांव जैतपुर खींची से बिलोंग करता हूं। हाल ही में मैं शाहपुरा रहने लगा हूं और मेरी जो बेसिक पढ़ाई है वह शाहपुरा से हुई है। आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे मैं रविंद्र कुमार शर्मा से डॉक्टर रविंद्र कुमार शर्मा बना, एसोसिएट प्रोफेसर बना और 50 से ज़्यादा रिसर्च आर्टिकल और बुक्स मैंने कैसे इंटरनेशनल लेवल पे पब्लिश की। आज मैं जिस तरह से एडिटर इन चीफ हूँ बहुत सारे इंटरनेशनल जर्नल्स में, तो ओवरऑल आज मैं वो आपको कहानी बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि सभी समस्याओं की मूल जड़ होती है गरीबी। गरीब व्यक्ति जो होता है वह हमेशा स्ट्रगल करता है लाइफ में और उम्मीद करता है कि वह गरीबी से निकल के और अमीरी की तरफ आगे बढ़े, जिससे कि उसकी लाइफ जो है वो सक्सेसफुल बनती चली जाए। मेरे पिताजी एक बात हमेशा कहा करते हैं कि जो पेड़ फल आने के बाद अपनी जड़ों को भूल जाता है, उसका सूखना लगभग लगभग तय होता है। तो आज हम अपनी स्टोरी को आगे बढ़ाऊँगा और मैं बताऊँगा कि कैसे जो मेरे पिताजी ने स्ट्रगल किया और किस तरह से आज हम इस पोजीशन पे हम पहुँचे, मैं, मेरा भाई। तो उसकी आज मैं आपको और हमारा परिवार उसकी मैं आपको कहानी बताने जा रहा हूँ। मेरे पिताजी बहुत ही गरीब परिवार से बिलॉन्ग करते हैं। आज हमारी पोजीशन कुछ अलग है, पर एक स्थिति ऐसी थी जब मेरे दादाजी हमारे पिताजी के साथ अपना जीवन यापन कर रहे थे। मेरे पिताजी 8 भाई-बहन हैं। उस समय पे मेरे दादाजी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में एक हेल्पर की नौकरी करते थे। स्थिति खराब थी, इस वजह से 18 साल की उम्र के अंदर मेरे दादाजी ने मेरे पिताजी को हेल्पर की नौकरी लगवा दी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में। सारी ज़िम्मेदारी मेरे पिताजी के ऊपर रही। हम 2 भाइयों की ज़िम्मेदारी, परिवार की ज़िम्मेदारी मेरे पिताजी के ऊपर रही। उसके बाद जो हुआ है वह इस तरह से घटना घटी कि जिसे कि सँभाल पाना इतना आसान नहीं रहा। आज मुझे बताते हुए अ, थोड़ी-सी प्रॉब्लम है, पर मैं फिर भी ये चीज़ शेयर करना चाहूँगा। इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के अंदर सारी ज़िम्मेदारी होती है कि हम सिविल सोसाइटी को जो है इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करें। दिवाली का समय था और छुट्टी लेना पॉसिबल नहीं होता है ऐसी स्थिति के अंदर। मेरे पिताजी उस दिन भी जॉब पे थे और अचानक एक ऐसी घटना होती है जिसने हमारे पूरे परिवार को कई दिनों के लिए हिला कर रख दिया। जॉब के दौरान एक इंजीनियर की लापरवाही से मेरे पिताजी को करंट लगा 11,000 वोल्ट का। आप समझ सकते हैं 11,000 वोल्ट का मतलब क्या होता है। मैं एक इंजीनियर हूँ, मुझे पता है कि घर के अंदर जो सप्लाई आती है 230 वोल्ट की, उसके करंट से भी आदमी की डेथ हो जाती है। तो कहते हैं ना, हो है ही सो ही जो राम रचि राखा, होना वही है जो ऊपर वाले को मंजूर है। मेरे पिताजी 11,000 वोल्ट की लाइन के करंट के बावजूद भी जिंदा बचे। ये केवल आश्चर्य की बात नहीं है, ये बात है कि उन्होंने जो कर्म किया पहले और जो ऊपर वालों की कृपा रही, उसकी वजह से वो बचे। हम गाँव में थे दिवाली के टाइम पे, हमें इस चीज़ का पता नहीं था। मेरे पिताजी घर नहीं आए, हम इंतज़ार करते रहे, परेशान रहे। अगले दिन, दिवाली के अगले दिन भी हम परेशान रहे। उस टाइम पे कोई फ़ोन नहीं चलते थे। मेरे पिताजी फिर घर नहीं आए। उसके अगले दिन मेरे पिताजी को कुछ लोग लेके आए, तो ये समझ में आया कि पूरा शरीर उनका जल चुका है और उनकी स्थिति ठीक नहीं है। मेरी आँखों से आँसू आ रहे थे और आँखों से जो आँसू आ रहे थे उसकी बूँद मेरे पिताजी के शरीर पे पड़ रही थी और उनके जो घाव है मुझे साफ दिखाई दे रहे थे। दोस्तों, मुसीबत की एक सबसे बड़ी बात ये होती है कि मुसीबत में आदमी को अपनों की और परायों की पहचान स्पष्ट हो जाती है। जब आप खुश रहते हैं, जब आपके पास सब कुछ होता है तो सभी लोग अपने दिखाई देते हैं। पर जब मुसीबत का दौर आता है तो ये पता चल जाता है कौन अपना है और कौन पराया है। वो हमारी ज़िंदगी का पहला टाइम था, हालाँकि उस टाइम मैं छोटा था, पर वो समय मुझे आज भी याद है। हमें साफ-साफ दिखाई दे रहा था कि ये लगता था कि ये अपना है, पर ये अपना नहीं है। और आप भी ये चीज़ आपने भी नोटिस की होगी कि 99% लोग ऐसे समय में साथ छोड़ देते हैं। केवल 1% ऐसे लोग होंगे और वो भी उसी कंडीशन में होंगे जब आप भाग्यशाली होंगे।
वरना 1% भी ऐसे लोग नहीं रह पाते। मेरे पिताजी ने हाथ जोड़े बहुत लोगों से, उनकी छुट्टियाँ हो गईं, जॉब बहुत दिनों के लिए नहीं जा पाए वो, और जो एक्स्ट्रा मज़दूरी करते थे, पालन-पोषण करते थे, वो भी वो नहीं कर पाए। बहुत मुश्किल दौर से हम उस टाइम पे गुज़रे, बहुत हमारे ऊपर कर्ज़ा हुआ, परंतु मेरे पिताजी ने हमारी पढ़ाई को कभी भी डिस्टर्बेंस नहीं होने दिया। हमें ऐसा एहसास नहीं हुआ कभी भी कि उनके इस वजह से हमारी कभी पढ़ाई परेशान हुई हो, और हम हमारी पढ़ाई को कंटिन्यूअस हमने कर जारी रखा, हम करते रहे उस पढ़ाई को। मेरे मन में हमेशा ये रहा कि मेरे पिताजी ने स्ट्रगल किया है, हम हमारी लाइफ़ बनाने के लिए इतना वो संघर्ष कर रहे हैं और अपने परिवार के लिए इतना संघर्ष कर रहे हैं, तो मैं भी उनकी कैसे भी मदद करूँ। तो जल्द से जल्द मैं उनकी मदद करना चाह रहा था। उन्होंने मेरा एडमिशन कराया बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग में, राजस्थान यूनिवर्सिटी से मैंने बीई जो है कंप्लीट की। जब मैं एमटेक जो मैंने शुरू की, तो मैंने खुद ने सोचा कि मुझे कुछ करना चाहिए, तो मैंने एक प्राइवेट कॉलेज के अंदर, इंजीनियरिंग कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफ़ेसर की पोस्ट पे जॉइनिंग कर ली। क्योंकि मैं खुद पढ़ाई कर रहा था, तो मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत थी, तो 10,000 की सैलरी पे मैंने वो जॉइनिंग की। जयपुर में रूम लेके रहना और अपना खर्चा उठाना, गाड़ी का खर्चा है, जो भी ओवरऑल खर्चे मिला के मेरे पास ₹1 नहीं बच पाता था कि मैं अपने पिताजी को दूँ। बस इतना ज़रूर था कि मैं पिताजी से कुछ माँग नहीं रहा था, मैं सेल्फ डिपेंडेंट हो गया था। पर मन में फिर भी ऐसे था कि मेरे को कैसे भी करके और अपने पिताजी को मदद करनी है। पर करूँ कैसे? पैसा तो ₹1 नहीं था। कई बार ऐसी सिचुएशन भी आई कि रूम लेके क्योंकि मैं रह रहा था, रात में मुझे बहुत बार मैं भूखा सोया। कई बार ऐसी सिचुएशन भी आई कि आटा था, रोटी बना ली, पर सब्ज़ी नहीं थी हमारे पास। तो नमक, मिर्च में पानी मिला के और हमने खाया और वो समय निकाला। मेरे जीवन के अंदर जितने भी संघर्ष रहे, उसमें जो मेरा भाई है, उसका बहुत योगदान रहा। हालाँकि हर परिवार में जब संघर्ष की स्थिति आती है, तो सभी एकजुट हो जाते हैं। क्योंकि वो मेरे से 2 साल ही छोटा है, तो बहुत उसने मेरी मदद की, करता है हमेशा। दोस्तों, जब मैं एमटेक कर रहा था, तो हमें इंटरनेशनल जर्नल में पेपर पब्लिश करवाना रिक्वायर्ड होता है। मैंने जब इंटरनेशनल जर्नल में पेपर पब्लिश करवाया, तो मुझे लगा कि मुझे भी कुछ नया करना चाहिए, तो मैंने इंटरनेशनल जर्नल की जो शुरुआत की। 2012 के अंदर मैंने इंजीनियरिंग रिसर्च पब्लिकेशन की शुरुआत की, उसके बाद बैक टू बैक मैं आगे बढ़ता गया। 2013 के अंदर मैंने वर्ल्ड ऑर्गनाइजेशन ऑफ एकेडमिक रिसर्च की शुरुआत की, जो कि बेसिकली एग्रीकल्चर एनवायरनमेंट स्टडीज़ के रिसर्च पेपर पब्लिश करता है। उसके बाद भी मैं नहीं रुका, उसके बाद 2014 के अंदर मैंने इंटरनेशनल जर्नल ऑफ इंजीनियरिंग एंड अप्लाइड साइंसेज़ की शुरुआत की, जो कि इंजीनियरिंग और अप्लाइड साइंस से रिलेटेड रिसर्च आर्टिकल पब्लिश करता है इंटरनेशनल लेवल पे। अभी तक हमने 5,000 से ज़्यादा रिसर्च पेपर इंटरनेशनल जर्नल्स में, जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें पब्लिश कर दिया है। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि एक गाँव का लड़का जो कि शहर में जाता है और उसके बाद सब कुछ नया सीखता है और अपने कॉन्फिडेंस को बरकरार रखता है और किस तरह से इंटरनेशनल लेवल पे वर्क करता है। आज अमेरिका से लेके ऑस्ट्रेलिया तक, लंदन तक मेरे रिसर्च आर्टिकल पब्लिश है। मोर देन 50 रिसर्च आर्टिकल आई हैव सक्सेसफुली पब्लिश्ड। मैं आपको एक चीज़ और बताना चाह रहा हूँ कि 30 से ज़्यादा रिसर्च बुक्स मैंने पब्लिश कर दी हैं। जर्मनी के अंदर लैम्बर्ट पब्लिशिंग हाउस है, जहाँ मेरी 2 किताबें अभी पब्लिश हैं। उसके अलावा और भी मैं बहुत सारे शौक रखता हूँ, जैसे गौतमी नाम से मैंने एक उपन्यास पब्लिश किया है। तो ये सारी चीज़ें हम करते रहते हैं और करना भी चाहिए। अभी जो मेरा करंट रिसर्च है, मैं आपको बता दूँ, ऑप्टिकल फाइबर पे मैं रिसर्च करता हूँ। लेटेस्ट मैंने लंदन के जर्नल में मैंने एक रिसर्च पेपर पब्लिश किया है, जो कि ब्लड के अंदर जो सीरम होता है और ब्लड के अंदर जो एथेनॉल होता है, उसको डिटेक्ट करता है। क्योंकि मैं गाँव से बिलॉन्ग करता हूँ, इसलिए मैंने जो गाँव की एक मेन समस्या है, उसके ऊपर फ़ोकस किया है। देखा गया है कि जो दूध के अंदर मिलावट होती है, डेयरी इंडस्ट्री जो उससे परेशान होती है, तो मैंने ऑप्टिकल फाइबर में एक सेंसिंग टेक्नोलॉजी पे मैं जो काम कर रहा हूँ, और उसके अंदर जो दूध के अंदर जो मिलावट होती है, उसको आसानी से डिटेक्ट किया जा सकता है। ऑप्टिकल फाइबर सेंसिंग से दूध के जो अंदर सेंसिटिविटी कितनी होगी, उसको पता लगा के और उससे उसकी मिलावट का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। मेरा इंटरनेशनल जर्नल्स में पेपर पब्लिश होने के साथ-साथ कॉन्फ्रेंस में भी रिसर्च आर्टिकल पब्लिश है, और उसके अलावा साउथ अफ्रीका में मेरा एक रिसर्च जो है वो पेटेंट भी है। तो दोस्तों, मैं आपको ओवरऑल यही बताना चाहता हूँ कि जैसे मेरे पिताजी ने हमें सिखाया कि कभी भी हार नहीं मानिए। अगर आप सही हैं और अगर आप ईमानदारी से मेहनत करते हैं, तो एक अच्छे मुकाम पर पहुँचेंगे, और इस उस मुकाम पर पहुँचने से आपको कोई भी नहीं रोक सकता है। मैं मेरी स्टोरी को कंक्लूड करता हूँ और आपको बताना चाहूँगा कि आपने इससे क्या सीखा। देखिए, मैंने जो लाइफ़ में स्ट्रगल किया है, उसमें 2 चीज़ें सीखने को मिलती हैं। पहला,
किसी पे भी इतना विश्वास नहीं कीजिए कि वो आपको कभी धोखा दे जाए। आपसे बहुत लोग मिलेंगे, आपको अप्रोच करेंगे, जब आप सक्सेस की ओर बढ़ेंगे तो बहुत लोग आपके पीछे पड़ेंगे। पर आपको देखना है कि जब आप डाउनफॉल आपका होगा या कभी आपको मुसीबत होगी तो क्या वो लोग आपकी मदद करेंगे। पहली चीज़ आपको ये नोटिस करनी है। और दूसरी नोटिस करनी है कि हमेशा स्ट्रगल करते रहें आप, जब स्ट्रगल कर रहे हैं तो उसको कभी स्टॉप मत कीजिए। आपको नहीं पता कि सक्सेस कहाँ पर है। बहुत बार ये देखा गया है कि बहुत से लोग अनसक्सेस ही रह जाते हैं क्योंकि उनको नहीं पता सक्सेस कहाँ है और वो कुछ दिन पहले, कुछ समय पहले ही अपने स्ट्रगल को स्टॉप कर देते हैं और हताश हो जाते हैं। तो कभी भी संघर्ष को आप रोके नहीं, एक ना एक दिन सफलता आपको ज़रूर मिलेगी।